अमर बेल। हाँ, मैं भूल गया था। यहाँ तो मैं सिगरेट पीने नहीं, गालियाँ खाने आया हूँ। वो मुस्कुराया। तुम किसी से गालियाँ खा सकते हो? अपनी मज़लूमियत का ड्रामा क्यों कर रहे हो? लीज़ा को उसके जुमले पर और गुस्सा आया। मैं मज़लूमियत का कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। उमर के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे किसी ड्रामे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि खुद को इतना मज़लूम और बेबस ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो घुर्राई। उमर संजीदगी से उसका चेहरा दिखता रहा। झूठ, 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 फ़रेब, धोखा। उमर जहांगीर, तुम इसके सिवा और क्या हो? उसका सुकून इस वक्त अलीज़ा के लिए जल्दी पर तेल का काम कर रहा था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ज़रा बराबर भी इज्जत मौजूद नहीं है। ज़रा बराबर भी। शर्म आती है मुझे जब लोगों को ये पता चलता है कि तुम मेरे कज़न हो। तुम्हारे हवाले से तारुफ पर तकलीफ़ होती है मुझे, उसी तरह की तकलीफ़ जितनी 10 साल पहले तुम्हें अपने बाप के तारुफ पर होती थी। उमर के चेहरे का रंग बदलने लगा। याद है ना क्या कहा करते थे तुम? वो मुस्कुराई। याद है, उमर ने सर्द आवाज़ में कहा। हाँ, याद क्यों नहीं होगा तुम्हें? वही सब कुछ सामने रख कर तो स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स सेट किए होंगे तुमने अपने लिए। वो तलखी से बोली। मुझे झूठ का ये मेयार हासिल करना है, इंसानियत के इस निचले दर्जे तक गिरना है, सफाकी की इस सीढ़ी पर खड़ा होना है, लोगों की ज़िंदगी की तबाही की ये स्टेज हासिल करनी है, खुदगर्जी और बेज़मीरी की इस ऊंची मंजिल पर जा खड़ा होना है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उमर होंठ पीछे उसे खामोशी से देखता रहा। सारे स्टैंडर्ड तो तुमने वहीं से सेट किए हैं। अपने बाप की रेपुटेशन को रोते थे तुम। अपनी रेपुटेशन के बारे में जाकर पूछो किसी से, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। उमर ने पलकें तक नहीं झपकाईं। वो बिल्कुल साकित था। लीज़ा को उस पर तरस नहीं आया। उसने ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात करेगी, कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात कर सकती है। कमरे के वस्त में खड़े अब वो सुर्ख चेहरे के साथ खामोशी से उसे घूर रही थी। कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी बातों का या नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, कमरे का दरवाज़ा खोलकर नानो अंदर आ गई। क्या हो रहा है यहाँ अलीज़ा? तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो? बाहर तक आवाज़ आ रही है तुम्हारी। उन्होंने इन दोनों को एक नज़र देखने के बाद कहा। इससे पहले कि अलीज़ा कोई जवाब देती, उमर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नानो के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने नरमी से उन्हें बाहर की जानब धकेला। नहीं, हम में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। ग्रैनी प्लीज़ अब बाहर चली जाएं, हम अभी बात ख़त्म करके बाहर आ जाएंगे। नानो ने कुछ कहने की कोशिश की मगर उमर, प्लीज़ ग्रैनी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उमर ने उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। वो बिलाखिर हथियार डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे पास हर बात का जवाब है, मगर बेहतर है कि पहले तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह लो, मैं बाद में बात करूँगा। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं कह चुकी हूँ सब कुछ। वो घुर्राई। वो सोफे पर कुछ आगे को झुक गया। ठीक है, सबसे पहले झूठ की बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैं तुम्हारे कौन कौन से और कितने झूठ गिनवाऊँ? जितने याद हैं उतने गिनवा दो। इस घर पर जस्टिस नियाज़ ने नहीं हमला करवाया था, मुझ पर और नानो पर। मुझे वो लोग अगवा करना चाहते थे, है ना? ये सब तो सच ही होगा। अब बोलो, अब क्यों नहीं बोलते जस्टिस नियाज़ ने हमला करवाया था ना इस घर पर? नहीं। उमर के चेहरे पर अब भी सुकून था। अलीज़ा को उसके जवाब ने मज़ीद मुश्तैल किया। जस्टिस नियाज़ ने नहीं करवाया? बड़ी हैरत की बात है। तुमने मुझसे यही कहा था कि जस्टिस नियाज़ ने हमला करवाया है, कहा था ना? हाँ, कहा था। और ये झूठ नहीं है, किसी भी तरह इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। ये झूठ था, मगर मुझे इस झूठ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी हो भी नहीं सकती। शर्मिंदा होने के लिए बाज़मीर होना ज़रूरी है, और ये चीज़ तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। उमर ने उसके तंज़िया जुमले को नज़रअंदाज कर दिया। जस्टिस नियाज़ वाले मामले में तुमसे झूठ बोला गया, मगर मैं अकेला नहीं था इस झूठ में। हर एक ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि तुम किसी की बात मानने पर तैयार नहीं थी। हर एक से तुम्हारी मुराद अब्बास और तुम हो। ग्रैनी भी। अलीज़ा के चेहरे का रंग बदल गया। उस हमले के बारे में वो पहले से जानती थी। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। हाँ, चौकीदार का ज़ख्मी होना भी एक ड्रामा था,
वो भी कहीं छुट्टियां गुजार कर आ गया होगा। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे रेप का झूठ किसने गढ़ा? यकीनन तुमने। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मुझे इसके बारे में बाद में अब्बास से पता चला था और मैंने उस पर अब्बास। अलीज़ा ने हाथ उठाकर बात काट दी। तुमको बाद में पता चला? तुमको ये भी एक और झूठ होगा। हर मामले में तुम लोग इकट्ठे होते हो, हर बात की खबर रखते हो, और तुम्हें इसके बारे में पता चला, वो भी बाद में। मैं यकीन नहीं कर सकती। मत करो, मगर ये सच है कि मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कभी भी उन्हें ऐसी बात कहने ना देता। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। उमर अब सोफे से खड़ा हो गया था। मेरी जगह अगर तुम्हारी अपनी बहन होती या जोटत होती तो उसके बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकते थे तुम? मुझसे तो खैर तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं है। तुम मेरे लिए किसी भी शख्स और किसी भी रिश्ते से ज़्यादा अहम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। ऐसी बातों से अब बेवकूफ़ नहीं बन सकती उमर जहांगीर। अब मैच्योर हो गई हूँ मैं, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। जहाँ तक सालिहा का ताल्लुक है तो मैंने सालिहा पर कोई हमला नहीं करवाया। ऐसा काम कोई भी बेवकूफ़ कर सकता है और मैं कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, उसने कदरे जताने वाले अंदाज में कहा। मैं उस वक्त ऑफिस में थी जब तुमने उसे फ़ोन किया था, अलीज़ा ने उसकी बात काटते हुए कहा, और मैंने खुद फ़ोन पर सुना था। तुमने उसे धमकाया था। दिन में मैं अगर 10 लोगों को धमकाऊंगा तो क्या 10 लोगों पर हमला करवाऊंगा? उमर ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानती, मगर सालिहा का तुम्हारे अलावा और कोई दुश्मन नहीं है, अलीज़ा ने धूबधू कहा। सालिहा खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? वो तुम्हारे बारे में सच लिखती है, इसलिए। सच? क्या सच? वो तल्खी से हंसा। मुजरिमों के भी इंसानी हकूक़ होते हैं, उसने सालिहा परवेज़ के आर्टिकल का उन्वान कुछ तनफ़ुर से पढ़ा। हाँ, मुजरिमों के भी कुछ इंसानी हकूक़ होते हैं। वो कुत्ते बिल्लियाँ नहीं होते कि कहीं भी कैसे भी पकड़ कर उन्हें मार दो। अगर तुम लोगों ने यही सब कुछ करना है तो अदालतें बंद कर दो, लोगों को पकड़ो, खड़े खड़े शूट करो और बस। ये तो खूब भी मत कि किसने क्या किया है। जिन मुजरिमों को पकड़कर हम पुलिस मुकाबले में मारते हैं उनसे कोई इंसानी हकूक़ नहीं होते, क्योंकि वो इंसान नहीं होते, उमर ने नफरत भरे लहजे में कहा। इस तरह के मुजरिम जिन चारों को। उमर ने उसकी बात काट दी। उन चारों को छोड़ दो, वो एक अलहदा केस था। बाकियों की बात करो। हर बार बेगुनाहों को नहीं मारा जाता। 14-14 कत्ल किए होते हैं इन लोगों ने, जिन्हें पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है, वो अब तेज़ आवाज़ में कह रहा था। और तुम लोग उनके हकूक़ की बात करते हो। पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना होता है, उन्हें सजाएं देना नहीं। कोर्ट्स हैं इस काम के लिए। वो उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर बोली। कोर्ट्स? कौन से कोर्ट्स? वो तनफ़ुर से हंसा। कोर्ट्स कहते हैं सबूत लाएं, गवाह पेश करें। 14 अफराद को कत्ल कर देने वाले शख्स के खिलाफ कौन गवाही देने के लिए खड़ा होगा? जिस मुल्क में रिवॉल्वर की गोली ब्लैक में 7 रुपये की और एक लाइफ सेविंग टैबलेट 100 रुपये की मिलती हो, वहाँ कौन उठकर ये कहेगा कि हाँ, ये वो आदमी है जिसको मैंने सड़क पर 4 लोगों को कत्ल करते देखा था? वो तनफ़ुर से उसका चेहरा देख रही थी। जहाँ लोग बदला लेने के लिए इंतज़ार करते हैं कि कोई अपनी पेशी भुगताए, कोर्ट में आए तो उसे वहाँ मारा जाए, क्योंकि कोर्ट में मारना सबसे ज़्यादा महफूज है। वहाँ तुम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट की सुपरमेसी की बर्तरी की बात करती हो, वो मुसलसल बोल रहा था। जहाँ लोअर कोर्ट्स के सैकड़ों जजेस में से ना बिकने वाले जजेस को आदमी उंगली पर गिन सकता हो, और जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए काबिलियत के बजाय सियासी बैकग्राउंड और अप्रोच मेयार हो, जहाँ एक वज़ीर आज़म ये कहे कि उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी पार्टी के एक वफादार जैले को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और दूसरे वज़ीर आज़म की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का फैसला करने में 3 साल लगाते, वहाँ कोर्ट्स मुजरिमों को सज़ा दिलाएंगे। वो एक बार फिर हंसा। जिन लोगों को पकड़ने में पुलिस के कई साल लग जाते हैं और लाखों रुपया खर्च हो जाता है, उन्हें पकड़ने के बाद उनके खिलाफ एक गवाह नहीं मिलता, उसने सुर्ख चेहरे के साथ हाथ के इशारे से कहा। लोग इतने खौफज़दा होते हैं कि वो अपने करीबी अजीज़ों के कत्ल पर गवाही नहीं देते। जज पूछता है कि कोई गवाह है, वकील इस्तग़ासा कहता है नहीं, वकील सफाई कहता है ज़मानत पर रिहा कर दें जनाब, मेरे मौक्कल को पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है।
जज 5,000 के ज़मानत के मुचलके पर उसे रिहा कर देता है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट मुंह देखता रह जाता है। ये है इस मुल्क का निज़ाम अदल। वो पलकें झपकाए बगैर नगवारी से उसे देख रही थी। और अदालत को छोड़ो, इनसे पहले ही बड़े बड़े सियासतदानों की सिफारिश आना शुरू हो जाती है उनके लिए, क्योंकि ये लोग उनके पाले हुए होते हैं। एक कत्ल ये अपने लिए करते हैं तो 10 उनके लिए। वज़ीर-ए-आला या गवर्नर फ़ोन करके कहें कि फ़लाँ आदमी जो आपने पकड़ा है उसे छोड़ दें, तो हम उसे उसके बारे में मुकदमात की तफसील कैसे बता सकते हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमियों को पकड़ने के बाद मार दिया जाए, इससे पहले कि उनके लिए कोई सिफारिश आए या अदालत उन्हें रिहा कर दे और वो दोबारा पुलिस का नाक में दम करे? और उमर जहांगीर ऐसा करने वाला वाहिद आदमी नहीं है। किसी एक ऐसे एसपी का नाम बता दो जिसके ज़िले में ऐसे छोटे पुलिस मुकाबले नहीं होते। हम मजबूर हैं यह सब करने के लिए। एक पुलिस मुकाबले के बाद लॉ एंड आर्टिकल बिल्कुल ठीक हो जाता है, कम से कम कुछ अरसे के लिए। कभी आज तक किसी एक एसपी को सज़ा मिली है उसके ज़िलों में होने वाले किसी एक भी पुलिस मुकाबले के लिए? उसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, और ना ही आइंदा कभी मिलेगी, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, उन्हें भी सब पता होता है कि ये पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और हम ये करने पर क्यों मजबूर हैं। फिर सिर्फ उमर जहांगीर को इस तरह तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ मुझ पर इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? उसकी आवाज़ में अब गुस्सा था। करप्शन। कौन करप्शन नहीं करता? हाँ, मैंने और रज़ी महमूद ने वो ज़मीन बेच दी थी। तो फिर क्या हुआ? यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। जर्नलिस्ट को मौका मिले तो वो भी ऐसा ही करेंगे। क्या वो लिफाफे नहीं लेते सियासतदानों से? किसी जर्नलिस्ट का नाम बताओ, मैं तुम्हें उसका कच्चा छट्टा बता देता हूँ। किसका कितना रेट है? कौन किस वज़ीर के साथ दौरे पर जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा है? कौन किसे प्लॉट अलॉट करवा रहा है? और मैंने ना भी कहूँ, तुम जर्नलिस्ट के कॉलम पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके मुंह में किसकी ज़ुबान है और किसकी कीमत कितनी है। फिर अगर उन जैसे लोग हमें गिरबान से पकड़ने की कोशिश करें तो वो अपनी बात अधूरी छोड़कर हंसा। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने सालिहा पर फायरिंग नहीं करवाई। वो मेरे लिए इतना ख़तरा नहीं थी। तुम्हारी दोस्त होती या ना होती, मुझे उस पर फायरिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं ऐसा काम क्यों करवाऊँगा कि सीधा शक मुझ पर जाए? इस पर उसकी आवाज़ नर्म थी। फिर तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब कुछ? वो खुद करवा सकती है। ये सब कुछ प्री प्लान हो सकता है। मेरा कोई दुश्मन करवा सकता है, उमर ने लापरवाही से कहा। वो खुद अपने ऊपर फायरिंग करवाएगी, अलीसा ने बेयकीनी से कहा। हाँ, क्यों नहीं? इसमें कौन से पहाड़ सर करने पड़ते हैं? किराए का कोई आदमी चाहिए हदायत के साथ, और बस। और वो तो है भी जस्टिस नियाज़ के ख़ानदान से। अलीज़ा ने उसे गौर से देखा। और जहाँ तक खुद को बचाने के लिए भिखारियों की तरह हर एक के आगे पीछे फिरने का ताल्लुक है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वो हंसा। ये मोतली मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। कैसे? ये तुम्हें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग हैं। वो अब जैसे खुद अपनी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। एक पापा के बैचमेट हैं, अंकल इसहाक। दूसरे AH कुरैशी हैं, उनका बेटा शेर अजमेर मेरा बैचमेट है। तीसरे फारूक जुल्फ़िकार हैं। उनके साथ कल लाहौर जिमखाना में टेनिस की प्रैक्टिस की थी मैंने। मेरे बैक हैंड से वो बहुत मुतासिर हुए और उनके फोर हैंड से मैं। उसने टेनिस के 2 शॉट्स का नाम लेते हुए कहा। सर्विस दोनों की अच्छी नहीं थी। कल 2 घंटे के लिए मज़ीद खेलेंगे, शायद बेहतर हो जाए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। और तुम समझ रही हो कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूँ कि मुझे बचा लें? मैं यहाँ बस चंद हफ्ते की छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ। वो एक बार फिर संजीदा हो गया। जुनैद या तुम या सालिहा मुझे क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम्हें जुनैद के ज़रिए मैं क्यों प्रेशराइज़ करवाऊँगा? अलीज़ा को एकदम थकन महसूस होने लगी। वापस पलटकर वो अपने बेड पर बैठ गई। वो हमेशा की तरह हर हाल हर जवाब अपनी मुट्ठी में लिए फिर रहा था। वो बातों में दलीलों में उससे कभी नहीं जीती थी। वो आज भी उससे नहीं जीत सकती थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ, उसने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। और तुम्हारी यही बात मुझे वहाँ से यहाँ ले आई। किसी और शख्स के किसी जुमले से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती थी जितनी तुम्हारी इस बात से हुई। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। मैं
अलीज़ा, मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा है? अलीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारी वजह से जुनैद मेरे साथ झगड़ कर रहा है। तुम्हारे लिए वो मुझसे नाराज़ हो गया है। जब तक तुमसे उसका मेल जोल नहीं था, हम लोगों में कोई तलखी नहीं थी, मगर अब जब तुम उससे मिलने लगे हो तो तुम्हारे कहने पर वो उन्होंने उसकी बात काट दी। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं कर रहा, वो मेरे कहने पर कुछ कर भी नहीं सकता। उन्होंने तलखी से कहा, वो कोई नन्हा बच्चा नहीं है, और फिर मैं तुम लोगों के ताल्लुकात क्यों ख़राब करना चाहूँगा? मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? वाई डोंट यू जस्ट गेट आउट ऑफ आवर लाइफ? वो एकदम चिल्लाई। उमर बात करते करते रुक गया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से पहले ही निकल चुका हूँ। नहीं, तुम नहीं निकले हो। अगर निकल गए होते तो फिर जुनैद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अगर जुनैद से मिलना छोड़ दूँ तो क्या मुझसे तुम्हारी नाराज़ी ख़त्म हो जाएगी? उमर ने बड़ी संजीदगी के साथ उससे पूछा। मेरी नाराज़गी की परवाह मत करो उमर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो उसके बाद क्या तुम्हें ये सवाल जेब देता है? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं अलीज़ा। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, उसने इस बार कदरे मध्यम आवाज़ में कहा। नहीं, हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं थे। हम दोनों आइंदा भी कभी दोस्त नहीं रह सकते, अलीज़ा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। तुम मुझे अपने और जुनैद के दरमियान कभी नहीं पाओगी। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। क्या इसके बाद तुम मेरे लिए अपना दिल साफ कर सकती हो? नहीं। उमर के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। वो कुछ देर कुछ भी कहे बगैर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मेरे लिए तुम एक बहुत ख़ास दोस्त हो। तुम मुझे क्या समझती हो क्या नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मगर कम से कम मेरे लिए तुम हमेशा ही ख़ास रहोगी। और अगर कभी पूरी दुनिया में तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम ये याद रखना, उमर जंगीर हमेशा तुम्हारी तरफ खड़ा रहेगा। चाहे तुम गलत हो या सही हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा अलीज़ा। मैं वो आखिरी शख्स भी नहीं होऊंगा जो कभी तुम्हें तबाह करना चाहेगा। तुम ज़िंदगी तबाह करने की बात करती हो, मैं तो तुम पर एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीज़ा उसके अलावा कमरे की हर चीज़ को देखती रही। मैं तुम्हारी ये पेंटिंग ले जाऊं? कुछ देर बाद उसने कहा। अलीज़ा ने बेइख्तियार उसे देखा। वो अब दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को देख रहा था। अलीज़ा कुछ देर उसे देखती रही, फिर कुछ कहे बगैर दीवार की तरफ गई और इस पेंटिंग को उतार दिया। उमर से नज़रें मिलाए बगैर उसने वो पेंटिंग उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, उसने उमर को कहते सुना। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसकी बात के जवाब में वो उसकी बेड साइड टेबल की तरफ गया। अलीज़ा ने उसे अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर एक केस बरामद करते और उसे साइड टेबल पर रखते देखा। ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारी बर्थडे पर देना चाहता था मगर नहीं दे सका। वो अब दोनों हाथों में इस पेंटिंग को पकड़कर देख रहा था। ओके, मैं चलता हूँ अब। वो यकदम वापस मुड़ गया। अलीज़ा ने उसे कमरे से बाहर जाते देखा। कुछ देर तक वो खाली अलज़हनी के आलम में बैठी रही, फिर वो उठकर बेड साइड टेबल की तरफ आ गई। केस आहिस्तगी से उठाकर उसने उसे खोल दिया। अंदर सोने और हीरों से मरा एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। वो होंठ भींचते इस तोहफे को देखती रही। इससे पहले उमर ने कभी भी उसे सोने की कोई चीज़ नहीं दी थी। फिर अब जब उसने बहुत आहिस्तगी से एक बार फिर इस ब्रेसलेट को छुआ और केस को बंद कर दिया, बाहर उमर की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आ रही थी। वो खिड़की की तरफ बढ़ आई। बंद खिड़कियों से उसने उमर की गाड़ी को गेट से बाहर निकलते देखा। वो इस शख्स को कभी भी नहीं समझ सकती थी। वो इस शख्स को कभी समझना चाहती भी नहीं थी। आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी, अब ये क्या बकवास है? उमर जंगीर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मेज़ पर तकरीबन पटकने हुए कहा। फौजी हुकूमत को इक़्तिदार संभाले चंद हफ्ते हो गए थे और आर्मी मॉनिटरिंग कमेटियों का शोर होका हर जगह सुनाई दे रहा था। पुलिस के आला हुकाम के अंदर इन मुजवज़ा कमेटीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा और एहतजाज पाया जाता था, मगर खुलेआम उस पर कोई भी तनकीद करने से खौफज़दा था। हर एक जानता था ऐसी किसी तजवीज़ की मुखालफत कम से कम ट्रांसफ़र और ज़्यादा से ज़्यादा मुअत्तली की मूजब बन जाएगी। इसलिए हर एक आर्मी मॉनिटरिंग कमेटीज़ को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहा था। फौजी हुकूमत का ख्याल था कि आर्मी को बराह रास्त सिविलियन मामलात में मुलविस करने से वो इस करप्शन पर काबू पा लेंगे जो पूरे निज़ाम की जड़ें खोखली कर रही है, और एक बार इस निज़ाम की खराबी रुक जाए तो शायद लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाता। मगर दूसरों
بہت سے محکموں کی طرح پولیس کو بھی ان کمیٹیز کے قیام پر اعتراض تھا، اگرچہ وہ ان کمیٹیز کے خلاف بات کرتے ہوئے اپنے اختیارات میں کمی اور اپنے معاملات میں مداخلت کا حوالہ دے رہے تھے، مگر جو حقیقی خدشات ان کے ذہنوں میں تھے وہ کرپشن کی ان لمبی کڑیوں والی زنجیر کو بچانا تھا، جس کے منظر عام پر آنے سے بہت سے نامی گرامی لوگوں کے لیے بھی اپنی عزت بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ جو آفیسرز ہاتھ کی صفائی دکھانے میں ماہر تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ ان کا پچھلا کرپشن کا کوئی معاملہ پکڑا نہ بھی گیا تب بھی آئندہ کے لیے کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں گے اور یہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے 440 وارڈ کے شاک کی طرح ہوگا۔ دوسری طرف آرمی مانیٹرنگ کمیٹیز کے ذریعے پہلی بار فوج کو انتظامیہ کے ان اختیارات اور معاملات میں دخل اندازی کا موقع مل رہا تھا جہاں وہ پہلے خاصی بے بس رہی تھی۔ فصل کاٹنے اور بدلنے کا موسم آ چکا تھا اور انتظامیہ جو پہلے فوج کو گھاس نہیں ڈالتی تھی اب ان کی زیر نگرانی کام کرنے پر مجبور تھی اور ان کی چپکلی شروع ہو چکی تھی۔ عمر جہانگیر بھی پولیس سروس کے دوسرے تمام آفیسرز کی طرح ان کمیٹیز کو ناپسند کرنے اور ان پر تنقید کرنے والوں میں پیش تھا۔ اس دن بھی صوبائی دارالحکومت میں پولیس آفیسرز کا ایک اجلاس ہو رہا تھا جس میں آرمی اور حکومت کے لتے لیے جا رہے تھے۔ ایک دن پہلے صوبائی گورنر انہی پولیس آفیسر سے اپنے خطاب کے دوران پولیس کی ناقص کارکردگی اور کرپشن پر انہیں کھری کھری سنا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی 45 منٹ کی فی البدیہہ تقریر میں ایک بار بھی پولیس کو کسی کام کے لیے نہیں سراہا تھا اور اس چیز نے ان آفیسرز کے غصے کو کچھ اور ہوا دے دی تھی۔ گورنر 24 گھنٹے لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے لا اینڈ آرڈر ہوتا کیا ہے؟ اس روز آفیسرز میں سے ایک نے گورنر کی تقریر پر بات کرتے ہوئے کہا، ان کا تعلق آرمی سے ہے۔ رات کو سوئے صبح انہیں پتہ چلا کہ گورنر بن گئے ہیں اور پھر انہیں اچانک یاد آ گیا کہ صوبے میں ایک پولیس فورس بھی ہے جسے برا بھلا کہیں گے تو اگلے دن اخبار کے پہلے صفحے پر ہیڈ لائن بن جائیں گی، لوگوں میں گورنر کی نیک نامی بڑھے گی۔ اپنے نمبر بنانے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک اور پولیس آفیسر نے تبصرہ کیا، ان کا کام صرف یہ ہے کہ باری باری اخبار نویسوں اور کالم نویسوں کو اپنے ساتھ مختلف علاقوں کے ذاتی دوروں پر لے جانا اور پھر واپسی پر ان کالم نویسوں کی تعریفوں سے بھرپور کالم پڑھنا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کیا گورنر پایا ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ لوٹ آیا ہے کہ گورنر ہر وقت گشت پر رہنے لگا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ گورنر بھی ایک سیاستدان کی طرح کنوینسنگ کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے اوپر کے باسز کے لیے۔ ایک فحمائشی کہکا لگایا گیا، شاید عمر وہاں واحد تھا جو سنجیدہ رہا تھا۔ ان کا خیال ہے اس طرح 24 گھنٹے ہمارے سر پر سوار رہ کر وہ ہمیں نکیل ڈال دیں گے، ہمیں اپنے اشاروں پر چلا لیں گے۔ ایک اور تند مزاح آفیسر نے کہا، اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ ان کمیٹیز کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے، آخر کیوں مکمل تعاون کیا جائے؟ سول سروس میں ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم بالآخر ان کمیٹیز اور میجر کے رینک کے آفیسرز کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے پھریں۔ عمر ایک بار پھر بولا، پہلے ہی فیلڈ میں ان سروس آرمی آفیسر کو ڈپوٹیشن پر بھجوا رہے ہیں جو پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، انہیں دھڑا دھڑ کانٹریکٹس کے ذریعے ہر جگہ لا بٹھایا ہے۔ آرمی والوں کو سول سروس میں لیا جا رہا ہے، پھر بھی کبھی انہیں چین نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں جو تھوڑی بہت پاورز دوسرے محکموں کے لوگوں کے پاس رہ گئی ہیں انہیں بھی چھین لیا جائے۔ ایک اور آفیسر نے کہا،